Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. I hope you all are doing well, and today we are going to dive in the knowledge of three domain system of classification. आज हम थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछला जो है वो हमारा टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कि वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट बेसिकली टॉपिक जो है वो थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में नाइन्थ में फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम फाइव किंगडम सिस्टम के बजाय थ्री डोमेन्स की बात करें। ऐसा क्यों है, यहाँ पर फाइव किंगडम्स के बजाय थ्री डोमेन्स क्यों आए, उनकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है, तो बुक से पढ़ने से पहले मैं आपको अपने नोट्स से जो है वो एलेबरेट करूँगी कि फाइव किंगडम सिस्टम्स क्या थे, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, और फाइव किंगडम सिस्टम्स के बजाय हम थ्री डोमेन की क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पर हमारे पास टू किंगडम सिस्टम जो है वो सबसे पहले कार्लस लिनियस ने दिया था 1735 में। ठीक है, कार्लस लिनियस ने कहा था कि दो किंगडम हैं, दो तरह के हैं, एक है प्लांटी, एक है एनिमिलिया। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पर कार्लस लिनियस का टाइम पीरियड, उसका बर्थ से डेथ तक मैं जो है वो उसका वर्किंग टाइम पीरियड भी मैंने मेंशन किया है कि उसकी क्या डेट थी। रीज़न क्या था ये दोनों किंगडम्स बनाने का, बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इन दोनों की जो मॉर्फोलॉजी थी, जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत थी प्लांट्स और एनिमल्स की, वो डिफरेंट थी। ठीक है, इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स को अलग किंगडम में रखने की ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है, तो ये था हमारे पास टू किंगडम सिस्टम। ठीक है, जैसे कि मोबिलिटी है, प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, उनके एनिमल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं। दोनों में एक सिंपल सा जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम जो है वो उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और टू किंगडम सिस्टम को क्यों मॉडिफाई किया गया थ्री किंगडम सिस्टम में। तो यहाँ पर देखें, दोनों प्लांटी और एनिमिलिया के अलावा अर्नस्ट हैकल को पता चला कि एक और किंगडम है जिसे हम कहते हैं प्रोटिस्टा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली जो है वो इनमें फिट नहीं हो रहे थे, सर्वाइव नहीं इनमें नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उसको रखने के लिए हमें एक अलग से एक किंगडम बनाना पड़ा जिसका नाम है प्रोटिस्टा। अर्नस्ट हैकल ने 1866 में, ठीक है, थर्ड किंगडम सिस्टम दिया, जिसमें उसने बताया कि दो नहीं बल्कि तीन किंगडम हैं, प्लांटी, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा। ठीक है, और अर्नस्ट हैकल जो है उसका टाइम पीरियड 1834 टू 1919 था। और ये किंगडम क्यों बना, ठीक है, क्या वजह थी इसे बनाने की, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के बारे में पता चला, जैसे एक एग्जाम्पल है प्रोटोजोन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांटी और एनिमिलिया में एग्जिस्ट नहीं करे, क्योंकि ये क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो उनके लिए उनको रखने के लिए एक अलग किंगडम की ज़रूरत है, जिसमें हम उनको कैटेगराइज करेंगे। हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े हैं, तो हमने अलग ग्रुपिंग करनी है उनकी। ठीक है, तो थर्ड किंगडम कौन सा है, प्रोटिस्टा। ठीक है, जो क्यों बना, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स के साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद जो है वो थर्ड किंगडम के बाद ज़रूरत महसूस हुई कि फोर किंगडम सिस्टम बना। ठीक है, क्यों बना, यहाँ पर मोनेरा की वजह से। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो इन तीनों किंगडम्स के साथ मैच नहीं करता, प्लांटी, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा। तो वहाँ पर फोर्थ किंगडम आ गया जिसे हम कहते हैं मोनेरा, जो हर्बर्ट कोपलैंड ने दिया था 1956 में। ठीक है, हर्बर्ट कोपलैंड ने 1956 में मोनेरा के बारे में बताया था, फोर किंगडम सिस्टम के बारे में बताया था कि ये चार तरह के किंगडम्स होते हैं, और ये क्यों बने, हमारे पास सेपरेट बैक्टीरिया फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बैक्टीरिया भी क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो खसूसियात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, इसलिए उनको एक अलग ग्रुप में हमने रखना है। इसे अलग किंगडम में हमने रखना है, तो उसे हमने क्या कह दिया, मोनेरा। ठीक है, हर्बर्ट कॉपलैंड का ये आपने टाइम पीरियड याद रख लेना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फाइव किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो फाइव किंगडम सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि हमारे पास फंजाई आ गई। फंजाई के बारे में जब इन्हें पता चला कि उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है,
तो फंजाई के बारे में जब उन्हें पता चला कि उनकी करैक्टरिस्टिक्स मैच नहीं होती, तो फिर उसे भी एक अलग किंगडम में रखने की ज़रूरत महसूस हुई। इसलिए हमारे पास कितने किंगडम हो गए? 5। 5 किंगडम सिस्टम: प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने, सबसे फेमस साइंटिस्ट है जितने भी अभी तक किंगडम हैं, रॉबर्ट विटेकर ने जो है 5 किंगडम सिस्टम दिया। उसका टाइम पीरियड जो है उनका वो 1920 से 1980 है। और क्या वजह थी? क्योंकि फंजाई की करैक्टरिस्टिक्स बाकी सबसे अलग थी, तो फंजाई का किंगडम अलग बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। वो एक साथ मर्ज नहीं कर सकते। अब देखिए आप, पहले 2 किंगडम थे, फिर 3 बने, 4 और ये 5। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से बात स्टार्ट हुई है 5 किंगडम्स के बारे में। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम जो है वो किसने दिया? रॉबर्ट विटेकर ने दिया। आपने सारे जो है वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये डेट 1969 और रॉबर्ट विटेकर का नेम जो है वो याद रखना है। पेपर में अक्सर एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि 5 किंगडम सिस्टम जो है वो किसने प्रपोज किया है। ठीक है, अब ये देखें 5 किंगडम्स आ गए हैं हमारे पास, तो 6 किंगडम क्या है? यहाँ पर आपकी बुक में 6 किंगडम का जिक्र नहीं है, लेकिन 3 डोमेन्स का है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। बेसिकली यहाँ पर आप देखें कि 5 किंगडम्स में जो मोनेरा है उसमें क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया। लेकिन जब साइंटिस्ट्स को मालूम हुआ कि बैक्टीरिया अकेले नहीं हैं, बल्कि बैक्टीरिया के साथ एक और कैटेगरी भी है जिसे हम कहते हैं आर्किया, जो बैक्टीरिया से थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बैक्टीरिया मोनेरा में बैक्टीरिया को सिर्फ नहीं रख सकते, बल्कि बैक्टीरिया अलग होंगे और आर्किया अलग होंगे। तो मोनेरा के अंदर अगर हम बैक्टीरिया को रख लेते हैं, तो आर्किया जो है उनको एक अलग किंगडम में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 के बजाय 6 किंगडम बन रहे हैं, लेकिन हम 6 किंगडम के बजाय 3 डोमेन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 5 किंगडम्स में से मोनेरा को छोड़कर बाकी जो चारों किंगडम थे वो सब यूकैरिया में आ जाते हैं। हमारे पास यूकैरियोट्स हैं, और बाकी सब जो हैं वो क्या हैं? मोनेरा जो है वो क्या है? प्रोकैरियोट। 4 किंगडम्स जो हैं वो हमारे पास मोनेरा को छोड़कर वो क्या हैं? यूकैरियोट हैं, और मोनेरा जो है वो क्या है? प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट के अंदर, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और आर्किया दोनों चीज़ आ जाती हैं। तो उन चारों को हम क्या कहेंगे? यूकैरियोट। और इसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट। तो बैक्टीरिया के साथ जो है वो आर्किया वो एक अलग चीज़ है, तो उसकी वजह से हम इन्हें कहेंगे 3 डोमेन। बेसिकली इसे मैं आगे आपको मज़ीद और क्लियर करती हूँ। ये टेबल और ये डाटा जो है वो आपकी बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए शेयर किया है कि अगर आप आगे कोई टेस्ट देते हैं एमकैट, या आपके नॉलेज में इसकी डिटेल होनी चाहिए, तो इससे आपने अच्छी तरह ज़रूर प्रिपेयर करना है इनकी डेट्स को, उनके वर्क को। ठीक है, इसके निमोनिक्स मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ठीक है, मदर प्लेज फुटबॉल परफेक्टली ऑलवेज। ठीक है, एम फॉर मोनेरा, पी फॉर प्रोडिस्टा, एफ फॉर फंजाई, पी फॉर प्लांटी एंड ए फॉर एनिमिलिया। 5 किंगडम्स के जो है वो नेम आपने यहाँ से प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट जो है वो आप हमारे पास 3 डोमेन्स और 6 किंगडम, 5 किंगडम्स जो हैं वो आ जाते हैं। ये क्या है? 3 डोमेन्स जो है वो सिस्टम जो है वो किसने बताया था? 1990 में कार्ल लुईस ने। ठीक है, और जो 5 किंगडम हैं वो रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में प्रपोज्ड किया था। ठीक है, इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई 3 डोमेन्स की? कार्ल लुईस जो है बेसिकली उसने कहा कि हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक है प्लांटी और एक है प्रोकैरियोट्स और एक है यूकैरियोट्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स आप ये देखें, आर्किया जो है वो क्या है? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, 3 डोमेन्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास कैसे बने, ये हम आप जो है वो थ्योरी में से देख लेते हैं। 3 domain system of classification. According to the 5 kingdom classification system proposed by American ecologist Robert Whittaker in 1969, all organisms were divided into 5 kingdoms. हमने ये पढ़ लिया है कि रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में हमें बताया था कि ऑर्गेनिजम्स जो है उनको 5 किंगडम में तकसीम किया गया है, जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द किंगडम मोनेरा इंक्लूड प्रोकैरियोट्स वाइल ऑल अदर फोर किंगडम्स इंक्लूड यूकैरियोट्स। अब देखें, मोनेरा जो है उनके अंदर सिर्फ प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन बाकी जो 4 किंगडम्स हैं वो क्या हैं? यूकैरियोट हैं। यानी कि 4 जो हैं किंगडम्स वो यूकैरियोट हैं और मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है।
तो 1990 में अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने कहा, कार्ल वेज ने suggested that there are two separate groups of prokaryotes, that is archaea and bacteria. अब यहाँ पर चार जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, यूकैरियोट हैं, और एक ग्रुप जो है मोनेरा का वो प्रोकैरियोट है। तो कार्ल वेज ने कहा बेसिकली कि दो प्रोकैरियोट्स का एक नहीं बल्कि दो अलग अलग ग्रुप्स मज़ीद उसमें डिवाइड हो रहे हैं, जो है आर्किया और बैक्टीरिया। अगर हम उस बेस पे क्लासिफाइड करें तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के 3 डोमेन बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि किंगडम प्रोमोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया नहीं आएंगे बल्कि आर्किया भी आएंगे। तो आर्किया को एक अलग पहचान देने के लिए उन्होंने 3 डोमेन्स जो है वो 3 डोमेन सिस्टम बनाया, दैट इज़ डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। अब देखें, डोमेन यूकैरिया में वो चारों किंगडम्स आ जाएंगे, डोमेन बैक्टीरिया में मोनेरा आ जाएगा, तो 5 किंगडम्स कंप्लीट हो गए। तो आर्किया कहाँ गया? आर्किया को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यहाँ पर 3 डोमेन सिस्टम आया, जिसको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो 6 किंगडम्स हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, आर्किया जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया जो है वो भी प्रोकैरियोट्स हैं, और जो यूकैरिया है वहाँ पर हमारे पास प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई और प्रोटिस्टा, ये चारों आ जाते हैं। तो बेसिकली नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 किंगडम्स, ठीक है। आर्किया प्रोकैरियोट्स जो हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, यानी कि हॉट स्प्रिंग्स, जो भी कंडीशन है एनवायरनमेंट की वो एक्सट्रीम होगी, या तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो आर्किया जो हैं वो हर कंडीशंस में जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं। इसके अंदर आर्किया बैक्टीरिया आ जाएंगे। आर्किया बैक्टीरिया, ठीक है, उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं। मिथेन सॉरी, यहाँ पर इनकी जो टाइप्स हैं, मिथेनोथर्मस आ जाएंगे, हेलोफाइल्स आ जाएंगे, मिथेनोकोकस आ जाएंगे। ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। और जो टॉपर्स हैं, जो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, वो इनके एग्जांपल्स को अपनी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये जो साइड पर मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर आप इन स्पेसेस को यूज़ करते हुए उनकी एग्जांपल्स को जो है वो नोट कर लिया करें, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब आगे आ जाता है बैक्टीरिया। ये क्या है? प्रोकैरियोट्स। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? एवरीवेयर। ये दुनिया में ज़मीन पर हर जगह मौजूद होते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, ठीक है। और इनकी एग्जांपल क्या है? यू बैक्टीरिया, टाइप यू बैक्टीरिया है यहाँ पर। ट्रू बैक्टीरिया, इनकी एग्जांपल है पर्पल बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया, ठीक है, क्लोरोफ्लेक्सिस। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश की है। आगे आगे जाते हैं, यूकैरियोट। थर्ड डोमेन है हमारे पास यूकैरियोटा, जिसके अंदर प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई और प्रोटिस्टा आ जाते हैं, ठीक है। इनकी मज़ीद मैंने एग्जांपल्स नहीं लिखी, बहुत ज़्यादा जो है वो वास्ट हो जाता, ठीक है। तो यूकैरियोटा का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस आप पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर एक और मैं आपको दफ़ा क्लियर कर देती हूँ कि प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, के पहले जो न्यूक्लियस था वो उनका जो उनके बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, वो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के साथ मर्ज था और न्यूक्लियस जो है वो क्लियर नहीं था। तो प्रोकैरियोट्स बेसिकली जिसके अंदर न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और यू मीन्स ट्रू, कैरियोटा मीन्स न्यूक्लियस जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होता है, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होगा, ठीक है। तो ये है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का डिफरेंस। नेक्स्ट जो है वो फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में है। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है? दरख्त नस्ब, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, कॉमन इंसेस्टर। कॉमन मतलब एक ही अबाव अजदाद, यानी कि एक ही पेरेंट। जैसे हम जो सारे बहन भाई हैं, ठीक है, हमारे एक ही पेरेंट्स हैं। एक ही पेरेंट से बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो एक ही पेरेंट से निकल रहे हैं। जैसे आप देख लें, यहाँ पर कॉमन इंसेस्टर एक ही जो है वो पेरेंट है, ठीक है। वहाँ पर ऐसी इवोल्यूशनरी चेंजेस हुई, मॉडिफिकेशंस हुई कि यहाँ पर हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया बन गया, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर डोमेन बैक्टीरिया से आर्किया नहीं आए, बल्कि क्या हुआ है, चेंजेस हुई हैं। डोमेन यूकैरिया बनने से पहले डोमेन आर्किया बना है। इसका मतलब है आर्किया जो है वो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा यूकैरिया से रिजेम्बलेंस रखते हैं, ठीक है। कुछ इनकी रिजेम्बलेंस बैक्टीरिया से है, कुछ इनकी रिजेम्बलेंस यूकैरिया से है, लेकिन ये बैक्टीरिया से डिफरेंट हैं,
ठीक है, आर्किया की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बैक्टीरिया से डिफरेंट होने की वजह से हमने ये 3 डोमेन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब दरख्त नस्ब का मतलब है कि नस्ल दर नस्ल चलना। अबाविदा जैसे कि हमारे बाप दादा से हमारे वालिदैन आए, हमारे वालिदैन से हम आए, हमारे आगे जनरेशन जो हैं वो चलती रहेंगी। तो नस्ल दर नस्ल जो जेनेटिकली हमने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिहाज से देखने से कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री के वक्त के गुजरने के साथ साथ तब्दीलियाँ होती गई और कौन कौन से नए ऑर्गेनिजम्स जानदार आते गए। ठीक है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तकामली तारीख़। ठीक है, इसका ये लफ्ज़ी मतलब है कि इनकलाब आते हुए हमारी जो तारीख़ है वो कैसे तब्दील हुई। ठीक है, तो आपकी बुक टेक्स्ट बुक से भी आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फ़ाइलोजेनी के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान में होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखें ये 3 अलग चीज़ें हैं, लेकिन एवोल्यूशनरी लिहाज से अगर हम पीछे चले जाएँ तो उनका एक ही आबाओ-अजदाद है, एक ही पेरेंट है, उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है। और आगे अगर हम फ्यूचर में चले जाएँ तो वो तीनों एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो ये आपको फ़ाइलॉजेनी के बारे में बता रही है कि सीरीज़ ऑफ चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ जो उनके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसे हम कहते हैं एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, तो एवोल्यूशन जो है इनकलाब जो आ रहा है इसके अंदर डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया एंड डोमेन यूकैरिया। ठीक है, मज़ीद डिटेल हम इसके आगे देख लेते हैं। ठीक है, थ्री डोमेन किंगडम सिस्टम आर्किया डोमेन बैक्टीरिया कंटेन्स प्रोकैरियोट्स बट डिफर इन द नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक है, इनकी क्या है, तीनों डोमेन्स के अंदर डिफरेंट फीचर्स अब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं इनके फीचर्स। नो बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट आर्किया एंड बैक्टीरिया इवॉल्व डिपेंडेंटली फ्रॉम सम कॉमन इंसेस्टर। बायोलॉजिस्ट अब ये कहते हैं कि आर्किया और बैक्टीरिया जो है वो आज़ादाना तौर पर एक दूसरे पर डिपेंड किए बगैर एक ही कॉमन एंसेस्टर से अराइज हो रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर एविडेंस का मतलब ये है कि जेनेटिक लेवल पर, डीएनए लेवल पर अगर हम जाकर देखें तो आर्किया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स दैन टू बैक्टीरिया। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो आर्किया हैं वो यूकैरियोटा से ज़्यादा मिलते जुलते हैं खुसूसियात की बना पर बैक्टीरिया की निस्बत, जेनेटिक लेवल पर अगर हम जाकर देखें। ठीक है, उनकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की कंपोजिशन को अगर हम जाकर देखें, यही वजह थी कि क्योंकि जब एक चीज़ एक जैसी खसूसियात ही नहीं रखती तो उसे हम एक जगह पर कैसे रख सकते हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन हम कब करते हैं, जब हमने ग्रुपिंग करनी हो एक जैसी और मुख्तलिफ खसूसियात की बना पर। तो जब बैक्टीरिया और आर्किया में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो फिर हम उसे कैसे उसके साथ रख सकते हैं। इसलिए हमें उसे एक अलग डोमेन, उसे एक अलग पहचान देनी पड़ी, जिसकी वजह से ये 3 डोमेन सिस्टम बना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब आपके पेपर में आए कि रीज़न टू इस्टेब्लिश द 3 डोमेन सिस्टम, तो आपने यही बताना है कि डोमेन आर्किया जो है, जो पहले बैक्टीरिया के साथ एक ही किंगडम मोनेरा में था, लेकिन अब उनकी करैक्टरिस्टिक्स सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए उसको एक अलग ग्रुप का नाम देने के लिए हमें उसे अलग डोमेन में रखना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो यूकैरियोटा से जो है वो ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखता है। इन अदर वर्ड्स यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम आर्किया आफ्टर आर्किया स्प्लिट्स ऑफ फ्रॉम द बैक्टीरिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया थे, फिर हमारे पास आर्किया बने, तो आर्किया के अंदर ही आप ये देख लें वक्त के गुजरने के साथ साथ ऐसी तब्दीलियाँ हुई कि आर्किया ही आगे जाकर यूकैरिया में तब्दील हो गए। ठीक है, तो इसको टॉपिक को मज़ीद आपने समझना है और कमेंट्स में बताना है कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। ठीक है, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।